हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, मैं सविता ठकराल आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इससे पहले ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लैंड यूज़, हाउ वी कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, और व्हाट इज़ सॉइल, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी जो है वो कैसे कम हो रही है, और सॉइल को कंजर्व करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। कि सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है इसका, वो सॉइल जैसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के लिए एक मेजर थ्रेट है। वो मेजर थ्रेट्स हैं ये दोनों। सॉइल इरोजन स्टूडेंट्स क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल का बहना, यानी सॉइल का कटना। जब विंड और वाटर के बहाव से, जब विंड और वाटर के फ्लो से सॉइल इरोड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। और कई जगह तो कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ की सॉइल जो है बिल्कुल ही क्या हो चुकी है? ख़राब हो चुकी है। तो जो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स मानी जाती है, तो सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है ये दोनों जो है मेजर थ्रेट्स हैं। ये बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। और सॉइल की डिग्रेडेशन के लिए ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide and floods। कि जो फैक्टर्स डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को कट करना। अब प्लांट्स को कट किया जाता है तो सॉइल का कैसे इरोजन होता है? स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो अपनी रूट से सॉइल को क्या करते हैं? बाइंड करके रखते हैं। और जब प्लांट्स कट किए जाते हैं तो उनकी रूट्स जैसे ही सॉइल से निकलती हैं तो सॉइल क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है, और विंड और वाटर के फ्लो से क्या हो जाती है? वो सॉइल बह जाती है, यानी सॉइल इरोजन होता है। सेकेंड फैक्टर कौन सा है? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं का ज़रूरत से ज़्यादा चरना। यानी पशु जब चरने के लिए ले जाए जाते हैं जहाँ उनके लिए चारा मिलता है, तो वो उस जगह को अपनी सींगों और पैरों के जो खुर होते हैं उनसे उखाड़ देते हैं। यानी वहाँ की मिट्टी को अपनी सींगों और पैर के जो खुर होते हैं उससे उखाड़ देते हैं, जिससे सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। और सॉइल लूज़ होने से जब हवा और पानी का बहाव होता है काफ़ी तेज़, तो वो क्या होती है? सॉइल जो हो जाती है वो भी पानी और हवा के बहाव के साथ बह जाती है। तो उससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। और ह्यूमंस जो है फील्ड्स में क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है, और उनका इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है कि जिससे सॉइल की अंदर जो है केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, और वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं। रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के पानी से भी क्या हो जाता है? हैवी रेन्स के वाटर से भी क्या हो जाता है कि सॉइल जो है वो बह जाती है। इस तरह से लैंडस्लाइडिंग और फ्लड्स, ये फैक्टर्स भी जो हैं वो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिससे क्या हो जाता है कि सॉइल डिग्रेड हो रही है, यानी सॉइल की प्रोडक्टिविटी की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड है मल्चिंग। स्टूडेंट्स, मल्चिंग का मतलब होता है कि प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर
फिल कर देना, यानी ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बिछा देना। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ है, लीव्स हैं, तो उनके बीच इन सभी मैटर्स को क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स को जैसे कि स्ट्रॉ और लीव्स को बेयर ग्राउंड में जो खाली जगह पड़ी है प्लांट्स के बीच में, उनके बीच में बिछा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। एक तो इससे सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहता है, दूसरे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं तो वो सप्रेस होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे ये एक लैंड है, अब इस लैंड पर एक प्लांट यहाँ है और एक प्लांट यहाँ है, तो बीच की जो बेयर लैंड है वहाँ पर अगर हम स्ट्रॉ और लीव्स वगैरह जो हैं वो बिछा देते हैं, वो लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहता है। तो स्टूडेंट, ये क्या हुई, मल्चिंग हुई, कि जब प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड होता है उस पर हमने क्या कर देना है, ऑर्गेनिक मैटर डाल देने हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ और लीव्स वगैरह, इनकी लेयर डाल देंगे तो उससे क्या रहता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेन रहता है। अब हम करते हैं कंटूर बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front the barriers to collect water. स्टूडेंट, मैं यहाँ कंटूर बैरियर्स और कंटूर प्लॉइंग जो है वो इकट्ठा ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटूर का मतलब होता है कोई भी लाइन और कोई भी रेखा। तो स्टूडेंट, हिली एरियाज़ में क्या होता है कि कुछ कंटूर लाइंस क्रिएट की जाती हैं, जस्ट लाइक ऐसे, ये आपको दिख रही हैं। यानी जो हिली एरियाज़ होते हैं कि उनकी शेप को छेड़ा नहीं जाता, उनकी शेप जैसी होती है वैसी ही रहती है। तो कुछ कंटूर लाइंस बनाई जाती हैं, तो वहाँ की जो कंटूर लाइंस जो क्रिएट की जाती हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ऊपर कर दी जाती है, इन्हें निकाल दी जाती है और उसी जगह पर क्या कर दी जाती है, खेती कर दी जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर की जाती है। और उनके बीच में जो ये आपको दिख रही है, ये यहाँ इस जगह पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्टोन्स, ग्रास और सॉइल्स जो हैं वो भर दिए जाते हैं, जैसे पत्थर वगैरह हो गए और इसके साथ साथ जो है फसलों के डंठल वगैरह हो गए, वो चीज़ें भी सब जो है इनके अंदर जो है वो भर दी जाती हैं। तो ये जो कंटूर्स लाइंस के साथ साथ जो ये बैरियर्स होते हैं, मतलब ये एक तरह का बैरियर्स यानी ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, जहाँ पर स्टोन्स वगैरह जो है, ग्रास जो है, सॉइल, ये सब जो है इकट्ठी कर दी जाती है। यानी कि जब पानी का फ़्लो होता है, पानी का फ़्लो आता है, तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, ये पानी की स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ऐसे हिली एरियाज़ में ये क्या की जाती है, कंटूर फार्मिंग की जाती है। तो और इन्हीं बैरियर्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं। कुछ ट्रेंचेस, स्टूडेंट, ट्रेंचेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं इन्हीं के बीच में, तो जिससे जो वाटर फ्लो करके आता है वो इन ट्रेंचेस के बीच में ही क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इन बैरियर्स के बीच में ही ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे से बना दिए जाते हैं, और जो वाटर होता है वो उनके बीच में स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर भी, रेन वाटर भी जो है कंजर्व हो जाता है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। तो ये स्टूडेंट, ये होती है कंटूर फार्मिंग, कंटूर प्लॉइंग। और अब हम बात करते हैं रॉक डैम। रॉक डैम, डैम का तो आपको मालूम ही है कि डैम क्या होता है। डैम पानी की स्पीड को स्लो करने के लिए बनाए जाते हैं। और रॉक डैम जो होते हैं, इनकी रॉक्स के जो बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उनको पाइल्ड अप किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर, टू स्लो डाउन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, पानी की स्पीड को कम करने के लिए। यानी पानी की स्पीड को कम करने के लिए क्या करते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को उनको क्या कर दिया जाता है, पाइल्ड अप कर दिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी की स्पीड कम होती है। और इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। और इस तरह से जो है कुछ अवनालिकाएँ नहीं बनती हैं ये, और जो सॉइल का जो लॉस जो होता है, सॉइल इरोजन जो होता है वो भी क्या होता है, नहीं होता है। अब बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। टेरेस फार्मिंग,
टेरेस फार्मिंग क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सीढ़ी नुमा खेत बोला जाता है इन्हें, और ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ही की जाती है टेरेस फार्मिंग। इसमें क्या किया जाता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। कि ब्रॉड चौड़े चौड़े जो फ्लैट स्टेप्स बनाई जाती हैं, टेरेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स पर, यानी कि जहाँ की स्लोप्स क्या होती है? स्टीप होती है, यानी कि ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसी, यानी कि जो ढलान नीचे की तरफ होती है जिन एरियाज़ में, तो वहाँ पर फ्लैट स्टेप्स के आकार के जो हैं फील्ड्स काटे जाते हैं, कट किए जाते हैं, ताकि उन फ्लैट सरफेसेस में जो हैं क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे पानी का जो बहाव है वो कम होता है और सॉइल इरोजन भी जो है वो कम होता है। ये आप इसे इस फिगर में आप देख सकते हो। ये देखिए, ये टेरेस फार्मिंग का जो है आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो, हिली एरियाज़ में पहाड़ों की ढलान, यानी कि उनकी जो ढाल होती है, उनकी जो स्लॉप होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि ये जो है ये स्टेप्स के आकार में जो है फील्ड्स कट किए हुए हैं और यहाँ एग्रीकल्चर की हुई है, ताकि जो पानी का जो बहाव है वो स्लो होकर आए, पानी नीचे एकदम ना बहे। अगर जो है पहाड़ों की ढाल, यानी जो माउंटेनियस रीजन की इन हिल्स की जो ढाल है, अगर ऐसे होगी तो क्या होगा? पानी एकदम से नीचे आएगा। लेकिन अगर सीढ़ी नुमा खेत कट किए जाते हैं, यानी कि फ्लैट स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स के आकार के खेत कट किए जाते हैं, तो उसमें जो है एग्रीकल्चर भी प्रॉपर ढंग से होती है और सॉइल इरोजन भी जो होता है वो कम होता है, क्योंकि पानी का बहाव भी जो होता है वो स्लो होता है। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज़ इंटरक्रॉपिंग? स्टूडेंट्स, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक साथ कई क्रॉप्स ग्रो करना फील्ड्स के अंदर। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कि डिफरेंट क्रॉप्स को जो है वो रोज़ में, अल्टरनेट रोज़ में, अलग अलग रोज़ में जो हैं वो उनको ग्रो किया जाता है, और सोन एट डिफरेंट टाइम्स। और आपको मालूम है कि हर क्रॉप्स को जब सो किया जाता है, जब उन क्रॉप्स को बोया जाता है, तो उनका डिफरेंट टाइम्स होता है, अलग अलग टाइम होता है। अब अलग अलग टाइम होने के कारण क्या होता है, जब एक क्रॉप को कट किया जाता है, ठीक है, और मान लो जब एक पहली क्रॉप को कट किया जाता है तो उसी टाइम क्या होती है, बहुत तेज़ बारिश हो जाए। अब बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो दूसरी क्रॉप्स जो साथ में उगी हुई हैं, साथ में ग्रोन हैं, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो साथ में क्या हैं, दूसरी क्रॉप्स जो साथ में उगी हुई हैं, वो क्रॉप्स क्या करेंगी, सॉइल का इरोजन नहीं होने देंगी रेन वॉश से। यानी अगर बारिश हो भी जाती है तो वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर देती है, क्योंकि जो दूसरी जो क्रॉप्स हैं वो अपनी रूट से क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, सॉइल को बहने नहीं देती हैं। यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं ग्रो करना, वो क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है। और इस इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है कि रेन वॉश से सॉइल जो है वो बहती नहीं है, उससे प्रोटेक्शन मिलती है। कि अगर एक फसल की हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, फसल को काटने का टाइम होता है, तो दूसरी क्रॉप्स जो हैं वो सॉइल को क्या कर लेती हैं, प्रोटेक्ट कर लेती हैं, अगर बारिश आ भी जाती है तो। अब हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स की। स्टूडेंट्स, कॉन्टूर प्लोइंग मैंने आपको पहले ऊपर ही बता दिया है। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Students, shelter belt ये एक तरह से विंड ब्रेक बेल्ट्स होती हैं। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कई सारे जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए जाते हैं, मोर एंड मोर ट्रीज़ जो हैं प्लांट किए जाते हैं
विंड को ब्रेक करने के लिए, विंड मूवमेंट से सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि कोस्टल एरियाज़ में और ड्राई रीजन्स में बहुत ज़ोरों शोरों से जो है विंड्स चलती हैं, हवाएं आती हैं, वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से चलती हैं। तो ट्रीज़ को इस तरह से रोज़ में प्लांट किया जाता है कि वो विंड मूवमेंट को ब्रेक कर सकें और सॉइल इरोजन जो है वो कम हो सके। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इस फिगर में देखिए, फिगर 2.7 में यहाँ पर ट्रीज़ को कैसे देखो रो में जो है प्लांट किया गया है, ताकि जो हवाएं जो हैं, जो विंड्स, जब विंड्स चलती हैं तो ये ट्रीज़ उन्हें ब्रेक कर दें, उन विंड्स को वहीं रोक लें, विंड्स मूवमेंट को वहीं रोक लें, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम से कम होगा। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर जो है आज का टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।